आप अपनी तकरीरों में, सभाओं में कहते हैं कि मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन बन रहा है और हमें इनमें कुछ छुपे लोगों को पहचानना चाहिए। तो सर, आपको क्या लगता है कि जो कौम के लोग हैं वो ये बात आपकी पसंद करेंगे और आपके साथ आना चाहेंगे? करबला के मैदान में इमाम हुसैन को शहीद करने वाले मुसलमान थे। करबला के मैदान में इमाम हुसैन के साथ नमाज साथ पढ़ते थे और नमाज पढ़ने के बाद तलवार उठाने वाले मुसलमान थे। करबला के मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को शहीद करने वाले मुसलमान थे। टीपू सुल्तान को, सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले मुसलमान थे। तो ये एक तारीख रही है मीर जाफ़र, मीर सादिक की, जो आज भी हैं। मैं ये बता रहा था आपको। जैसा हमने अभी देखा, आपको शायरी का कितना शौक है। आपकी तकबीरों में भी हम देखते हैं कि आप अपनी बात को शायरी के थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूं कि आप बताएं कि आज जो हमारे देश के हालात हैं उस पर आप क्या शायरी अर्ज करना चाहेंगे। अखलाक का जलता हुआ घर देख रहा हूं, देखा नहीं जाता मगर देख रहा हूं। सरदार साहब कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ। पहले तो आपने हमारी तारीफ करी और आपकी भी तारीफ है कि हम सब उल्टे हाथ में घड़ी पहनते हैं और लोग कहते हैं कि मुसलमान उल्टे होते हैं, जबकि आपने सीधे हाथ में घड़ी पहनी है, तो उल्टे में तो हमने पहनी है। खैर, और दूसरी मैं बात उल्टा तो नहीं हो गया ना? नहीं, आप सीधे में पहने, हम उल्टे में पहने। और दूसरी बात सर, सब जैसे कहते हैं कि आरएसएस, बीजेपी, आपने भी कहा कि ये सब अखंड भारत की, हिंदुत्व की बहुत ज़्यादा उसके आज उसमें है, तो वो अखंड भारत के फेवर में हैं। तो आज 17% हमारे मुस्लिम भाई हैं यहाँ पे, तो अखंड भारत वो चाहते हैं, तो आप भी क्या चाहते हैं? मैं तो चाहूँगा कि हमारा भी पंजाब वहाँ से आ जाए, अखंड भारत बने, हमारे मुस्लिम भाई भी वहाँ से आ जाए। भाई साहब, तो हमारे मुस्लिम भाई वहाँ से आएंगे तो आपके ही सपोर्टर बढ़ेंगे, ओवैसी साहब का नारा और बढ़ेगा, आपका नाम और बढ़ेगा। देखा आपने? अखंड भारत के लिए मैं तैयार हूँ। पूरा बांग्लादेश ले लीजिए आप, पूरा पाकिस्तान ले लीजिए, आधा अफगानिस्तान ले लीजिए, आधा बर्मा ले लीजिए, थोड़ा भूटान ले लीजिए, पूरा नेपाल ले लीजिए। मगर सबसे पहले मोदी जी को चाहिए कि पहले पीओके ले लीजिए। आप चीन को भगाइए। पूरा पाकिस्तान ही आ जाएगा तो छोटा पीओके तो महर में ही आ जाएगा। पूरा पाकिस्तान आ जाएगा तो पीओके तो महर में ही आ जाएगा। ले लीजिए ना, कौन रोक रहा है भाई? आप भी सपोर्ट करिए ना सर। अरे मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मांग रहे हैं, आप भी लिख के दूं क्या मैं? बोलिए आप। जी क्या बोले? चलिए, एक ऐसा नोट है जिस पर मैं एक ब्रेक ले सकते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में इल्जाम और सवाल। आपकी एक तकरीर मेरे पास है हाल ही में। आपने कहा नौजवानों से, नौजवानों मस्जिदों को आबाद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाएं। जी बिल्कुल सही है। कौन छीन रहा है मस्जिदें? बीजेपी, आरएसएस छीनना चाह रही है। ऐसी ताकतें हैं जो छीनना चाह रही हैं। बिल्कुल कौन सी मस्जिद छीनी? अब आप देख लीजिए, दिल्ली की 600 साल पुरानी मस्जिद को आपने शहीद कर दिया। सुनेरी बाग की मस्जिद को आप निकाल देना चाहते हैं। और सुनेरी बाग की मस्जिद में कभी आपने सुना कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर अगर मंदिर के सामने से जा रहा है तो मंदिर में पूजा रोक दी जाती? कभी सुना आपने? सुनेरी बाग की मस्जिद में जब कभी प्राइम मिनिस्टर का काफिला जाता है, मूवमेंट, जिसको मूवमेंट बोलते हैं, नमाज नहीं होती उस वक्त में सुनेरी बाग में? क्यों नहीं होती भाई? आप पूछ लीजिए, मेरी बात यकीन मत करिए, आप जाइए वहां के इमाम साहब से, लोगों से पूछ लीजिए। देखिए, किसको बिल्डिंग को गिराना है नहीं गिराना, ये तो कोर्ट के फैसले होते हैं। नहीं, आपने नोटिस, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखा। चेन्नई में सरकारी जमीन पर अवैध दर्शनस्थल बताने के लिए, जो रिलीजियस प्लेसेस हटाने के लिए ऑर्डर दिया है। चेन्नई में कोयम्बेडू मस्जिद है, उसके केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ऐसे सभी जो धर्मस्थल हैं, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, उन सबको हटाना चाहिए। सर, कोर्ट के ऑर्डर की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर की बुनियाद पर, जिसको कोर्ट ने नहीं कहा था, आपने उस 600 साल पुरानी मस्जिद को और खबरस्तान को आपने शहीद कर दिया। और ऐसा कोई दिन नहीं जाता जहां पर बीजेपी, आरएसएस की तरफ से बोला नहीं जाता कि हम भारत में ऐसे इतने हजारों मसाजिद हैं, उसको हम लेकर रहेंगे। खुला कहते हैं वो लोग। तो आप भी तो खुला कहते हैं, पार्लियामेंट में बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। हाँ बिल्कुल, मैं अभी कह दूंगा जिंदाबाद बाबरी मस्जिद। गुनाह क्या है सर? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है मेरा ये। अगर मैं भारत की पार्लियामेंट में नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा? मोदी जी जिंदाबाद बोल सकते तो बाबरी मस्जिद जिंदाबाद बोले, क्या गुनाह है? कोई गुनाह तो नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि इस्लामिक धर्म के लिहाज से जिस जगह मस्जिद बन जाती है, वो जब तक दुनिया अल्लाह कायम रहेगा मस्जिद ही रहेगी। आप उसको तोड़ दें या कुछ करें, तो मैंने कहा वो मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। इसमें प्रोवोकेशन कहाँ है? और बाबरी मस्जिद एक केस स्टडी है
कि किस तरीके से मस्जिद को छीना जा सकता है, उसको हमको समझना है। हमने एक मस्जिद को खोया है इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बातों में आकर। सुप्रीम कोर्ट को जाकर बीजेपी ने कहा था कि हम हाथ नहीं लगाएंगे, और मस्जिद को आपने तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट अब तक कंटेम्प्ट पिटीशन नहीं सुना, और क्रिमिनल कोर्ट में कोर्ट ने फाइंड किया कि कोई भी कन्विक्ट नहीं हुआ उसमें, कोई कन्विक्ट नहीं हुआ उसमें। और खुद पार्लियामेंट में ये एकनाथ शिंदे के जो पार्टी लीडर हैं वो नरसिम्हा राव की तारीफ में कह रहे थे कि जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा जा रहा था तो पीवी नरसिम्हा राव ने कहा कि मैं पूजा कर रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करो। उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा ये। आप बताइए फिर क्या है ये? फिर ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और आप कहते हैं कि मक्कारी से बाबरी मस्जिद ले ली। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है ना, अगर आप पूरा फैसला पढ़ेंगे सर, तो उसमें फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की सर्वे की रिपोर्ट को नकार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, हम उसको जो गलत मानते हैं, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फेथ की बुनियाद पर दे दिया, फेथ की बुनियाद पर दिया। अब अगर फेथ की बुनियाद पर आप दे देंगे तो फिर उसका कोई रोक टोक ही नहीं है। अब वैसे साहब हो गया ना, अरे फैसला हो गया, वहां पर इतना भव्य राम मंदिर बन गया, लाखों लोग वहां जा रहे हैं, अब छोड़िए उसको, कहां उसमें। यही बात आप उन यहूदियों से कहिए जिसको हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को गैस के चेंबर में डालकर मार दिया था। वो 1930s की दास्तान को 2024 तक बोलेंगे। मैं भी बाबरी मस्जिद की दास्तान को मेरे मरने से पहले मेरे औलाद को बोलूंगा कि तुम भी बोलते रहना, क्योंकि जिस तरीके से मस्जिद को छीना गया उस तरीके से हम दोबारा मस्जिद को नहीं खोना चाहेंगे। क्या 6 दिसंबर इस देश के लिए फख्र का दिन है? बताइए, अगर 6 दिसंबर नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या ये था? तो पार्लियामेंट ने कहा कि 22 जनवरी फख्र का दिन है, उस दिन राम मंदिर बना। वही तो हम कह रहे हैं। अच्छा किया आपने, 17 दिसंबर 1992 को पार्लियामेंट ने बाबरी मस्जिद डिमोलिशन को कंडेम किया, और रेजोल्यूशन में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का को कंडेम किया और कहा कि ये काला दिन है। अब पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन के खिलाफ अगर आप एक और रेजोल्यूशन ला रहे हैं, तो हमने इसी पार्लियामेंट में एज एन इंडियन, प्राउड इंडियन मैं कह रहा हूं कि हमने कहा कि पीओके हमारा है। कल क्या आप रेजोल्यूशन लाएंगे पीओके हमारा नहीं है बोलकर? आप कौन सा प्रेसिडेंट क्रिएट कर रहे हैं? ये तो गलत है ना, बिल्कुल बिल्कुल गलत है ये। अब तो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि वहां तहखाने में पूजा होती थी, और 1993 में जो पूजा बंद की थी वो गलत था, वहां पूजा कंटिन्यू होनी चाहिए। अब इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। इसका मैं आपका एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। 29 और 30 दिसंबर के दरमियान में 49 में बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रख दी गई, नंबर 1। हाँ, फिर नायर साहब ने उसको लॉक डाल दिया, नंबर 2। नायर साहब उसके जनसंघ के एमपी बन गए। आपने 6 दिसंबर को तोड़ दिया और तोड़ने वालों को आपने जगह दे दी। यहां पर क्या हुआ? यहां पर व्यास फैमिली कह रही है कि हमारे पास 1530 डॉक्यूमेंट है। मैं भी कह रहा हूं कि मैं भी 500 साल से नमाज पढ़ा था बाबरी मस्जिद में, नंबर 1। व्यास फैमिली कहती है कि 93 में मुलायम सिंह की सरकार ने बगैर रीजन राइटिंग के दिए बंद कर दिया। मैं भी कह रहा हूं कि मेरी मस्जिद को भी आपने बंद कर दिया था। अब कोर्ट आपने कोर्ट को जाके पूजा अलाउ करिए। भाई मेरी नमाज क्यों अलाउ नहीं किया आपने? फिर आप समझिए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम एक मस्जिद को खोए, दोबारा नहीं खोना चाह रहे हैं। आप इन बातों को समझना चाहिए। अब भाई दूध के जले छाछ को भी फूक फूक कर पियेंगे हम लोग? तो भड़काएंगे आप नौजवान? भड़काएंगे नहीं, सच्चाई को बयान करेंगे। ये जो मैं जो कुछ कह रहा हूं ये फैक्ट है। मैं जो कुछ कह रहा हूं फैक्ट है। अच्छा सर, अब आप चले जाइए, आप ज्ञानवापी पे आ गए, आप चले जाइए मथुरा पे। 1965 में हिंदू और मुसलमानों में एग्रीमेंट हुआ। मुसलमानों ने 8 एकड़ जमीन दे दी। अच्छा, उस एग्रीमेंट पर किसने साइन किया था हिंदुओं की तरफ से? पंडित मदन मोहन मालवीय। क्या पंडित मदन मोहन मालवीय से बड़े हिंदू नरेंद्र मोदी हैं? नहीं है। उन्होंने साइन किया। आप 2023 में बोलते हैं कि नहीं, उनको इख्तियार नहीं था वो जमीन तो देने का, लेने का। कौन खोल रहा है इस देश में? कौन जख्म को खोल रहा है? कौन इस देश को उस राह पर लेकर जाना चाह रहा है जहां पर दोनों धर्मों में टकराव होगा? विश्व हिंदू परिषद के जो प्रेसिडेंट आलोक कुमार, उनकी बयान में पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि हम मुसलमानों से हाथ जोड़कर कहते हैं कि अब अयोध्या के बाद में मथुरा और काशी दे दें, उसके बाद हम कोई क्लेम नहीं करेंगे। ये सब बकवास है, ये सब झूठ है। आए भैया क्यों देंगे? मस्जिद मेरे बाप की थोड़ी है।
मस्जिद मेरी मां की थोड़ी है, मस्जिद तो अल्लाह की होती है। मस्जिद का एक कागज है, एक डॉक्यूमेंट है। आप कब तक बोलेंगे वो उस जमाने में मुगल बादशाह था, तो फिर पुष्पमित्रा संगा से कौन इंसाफ करेगा, बताओ मेरे को। पुष्पमित्रा संगा ने कई बौद्ध धर्म के स्तूपाओं को तोड़ दिया, उसका इंसाफ करिए। चलिए, आप जब मुगल बादशाह को बोलते हैं तो पुष्पमित्रा संगा क्या करेगा? पुष्पमित्रा संगा के बारे में कोई नहीं बात करता। भाई देश जिस जमाने में पुष्पमित्रा संगा थे, जिस जमाने में मुगल थे, क्या संविधान था? राजा रजवाड़ों में राइट टू इक्वालिटी थी? नहीं थी। हमारे पास एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है और उस कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से हमको काम करना पड़ेगा। पंडित मदन मोहन मालवीय ने साइन किया उस एग्रीमेंट पर, आज आप बोलते हैं हम नहीं मानेंगे उसको। देखिए, इसीलिए तो उनको मौका मिलता है कहने का। आप कहते हैं बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, वो कहते हैं ये बाबर की औलाद। नहीं, मैं देखिए यही तो मैं बता रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा डीएनए करा लीजिए, नरेंद्र मोदी जी का भी करा लीजिए, आरएसएस के लोगों का करा लीजिए। कौन आर्यन है और कौन इस देश का है मालूम हो जाएगा आपको। भाई मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन थोड़ी हूं, तो क्या फिर नरेंद्र मोदी और बीजेपी नाथूराम गोडसे के स्पोक्स पर्सन है? अगर मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन तो आप बन जाइए उनके स्पोक्स पर्सन, आप नाथूराम गोडसे के स्पोक्स पर्सन बन जाइए। आखिर मेरा क्या ताल्लुक बाबर से, मेरा क्या ताल्लुक औरंगजेब से, मेरा क्या ताल्लुक जिना से? भाई क्या ताल्लुक? अगर ताल्लुक नहीं है तो आपके भाई अकबरुद्दीन साहब औरंगजेब की मजार पर गए, वहां चादर चढ़ाई, फूल चढ़ाए। देखिए, ताल्लुक नहीं है सुनिए, औरंगजेब से। जब आप सर, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इंटरनेट खोलिए, वहां पर एक अल्लाह के वली की मजार है, शायद बुरहानुद्दीन गरीब या जरजरी बख्श रहमतुल्लाह अलैह गए, वहां पर गए तो आपके रास्ते में खबर आती, उन्होंने सिर्फ फातिहा पढ़ी और चले गए। और एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वो, आप निकाल दीजिए उसको। आप खुद डेलीगेशन को लेके जाते औरंगजेब के पास, फातिहा पढ़े और क्या करे, कुछ नहीं किए। अब उसको बोले अरे वो गए, अरे भाई नहीं वो जो अच्छा मोदी जी बहादुर शाह जफरी खबर पे गए, अच्छा था वो, बताइए आप। देवेंद्र फडणवीस ने कहा महाराष्ट्र में कुछ औरंगजेब की औलादें पैदा हुई हैं। सवाल यह है ये किसके इशारे पर पैदा हो रहे हैं? ये समाज में टेंशन पैदा कर एक प्रॉब्लम यह है कि देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण है और उनको दिखाना पड़ता है अपने आप को कि मैं सबको साथ लेके चलता हूं। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है, और उनको लगता है कि पोस्ट मोदी वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, तो उनको ये लैंग्वेज इस्तेमाल करना पड़ता है। और बार बार देखते शिवाजी के बारे में। अरे भाई, शिवाजी जब आगरा की फोर्ट से भागे थे, मुसलमान के साथ भागे थे। शिवाजी के जो तोप का जो जनरल था मुसलमान था, शिवाजी के पास मुसलमान थे। लेकिन शिवाजी ने जिसका पेट फाड़ा था वो भी मुसलमान था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे। मगर रजत जी अभी थाली मार लिए, सुनिए। जब शिवाजी अफजल खां को खंजर घोंप रहे थे तो शिवाजी के पीछे तलवार लेकर कौन खड़ा था? मुसलमान खड़ा था। ये बात नहीं बोलते आपको। अगर आप ऐसा सेलेक्टिवली बोलेंगे, सर मैं भी थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री पढ़ा हूं, तो शिवाजी के पीछे खड़े वाला मुसलमान था। अच्छा, और शिवाजी ने क्या किया? अफजल खां को मारने के बाद कहा कि इस्लामिक धर्म के लिहाज से इसकी खबर बनाओ। ये शिवाजी का बड़ापन था। तो इसीलिए तो और यहां पर क्या कर रहे हैं? यहां बड़ापन देखिए, खबरों को मिटा दिया जा रहा है, ये बड़ापन है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि जैसे शिवाजी के पीछे मुसलमान खड़ा था, मोदी के पीछे वैसे ही खड़ा हो जाए। ऐसा सब झगड़ा खत्म हो जाएगा। मैं देखिए, एक बात सुनिए, समंदर के दो किनारे कभी एक नहीं हो सकते। समंदर के दो किनारे कभी एक नहीं हो सकते। मैं किसी के पीछे खड़े होने के लिए पैदा नहीं हुआ। मेरा देश का प्रधानमंत्री देश की जनता के साथ खड़ा रहे, और उस जनता के साथ जो सबसे पिछड़े हैं, डेटा के लिहाज से उनकी बारे में बात करें, उनसे नफरत ना करें, उनको अपना समझें। मैं वही चाहता हूं मेरे प्रधानमंत्री से, और कुछ नहीं। फाइनल राउंड में हम एक दो सवाल ले सकते हैं अभी। ओवैसी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अक्सर कहते हैं कि हिजाब वाली लड़की को देश की प्रधानमंत्री के रूप में आप देखना चाहते हैं, तो आप ऐसा ही क्यों चाहते हैं? ये जो बताया जा रहा है कि भाई हिजाब पहन लिए तो दिमाग पर कवर हो गया, नहीं, दिमाग पर कवर नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि हिजाब पहनने वाली लड़कियां बड़ी बैकवर्ड हैं, ऑप्रेस्ड हैं, उनका दिमाग खराब है। अगर ऐसा होता तो यमन की एक मुस्लिम महिला हिजाब पहने, उसको नोबेल प्राइज दिया गया।
उसको नोबेल प्राइज दिया गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं देखिए, हम तो चाह रहे हैं कि जो सबसे कमज़ोर है मुस्लिम लड़कियां उठें। और अगर आप कभी हमारे शहर को आएंगे, आप देखेंगे कि बुलेट मोटरसाइकिल हिजाब पहनकर, हेलमेट पहनकर चलाते हैं लोग, बुर्का पहनकर चलाते हैं। मुझे भी ताज्जुब हुआ कब देखकर, मतलब बुलेट चला रहे हैं। बोले क्यों, तुमको तकलीफ हो रही क्या? मुझे जवाब मिला, मुझे बोला नहीं, बहुत खुशी हुई मुझे। सीधे योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि जिन लड़कियों को हिजाब पहनाकर आप कैद करना चाहते हैं, उन्हें हम लिबरेट करना चाहते हैं। ना, कैद नहीं है। देखिए, कोई कैद नहीं है। अच्छा, बीजेपी की कोई मुस्लिम मीटिंग होती है ना, आप 200-300 बुर्का पहने लाके बिठाते हैं। वो क्या है? वो क्यों बिठाते हैं आप उनको? ये दिखाने के लिए, देखो हमारे साथ। अच्छा, वो जो लाके बिठाते हैं, वो देश को दिखाने का नहीं है, वो दिखाना है गल्फ के बादशाहों को, हमारे साथ मोदी मुसलमान है, अमेरिका को दिखाने के लिए। अरे भाई, अगर आप मुसलमानों से इतनी मोहब्बत है तो इनको एमपी बनाइए ना, एक टिकट दीजिए, एक एमपी बनाइए, मिनिस्टर बनाइए। आप वो नहीं करते। वो कह रहे थे हम लड़कियों को इज्जत देते हैं, हम लड़कियों को लिबरेट करना चाहते हैं, उनको बड़ा बनाना चाहते हैं, वो फौज में जाएं, वो डॉक्टर बने, इंजीनियरिंग बने। आप जब गोली मार रहे हैं, आप जब बुलडोजर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप महिला के नाम पे घर है इलाहाबाद का, पति को नोटिस देके घर तोड़ देते हैं, तो आपकी कौन सी बातों पर हम यकीन करेंगे? सितमगर तुझसे उम्मीद वफा होगी जिन्हें होगी, हमें तो देखना यह है कि तू जालिम कहां तक है। वैसे साहब, हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे और जैसे आपका स्वभाव है, आपकी फितरत है, आपने बेबाकी से जवाब दिए, किसी चीज़ को टालने की कोशिश नहीं की। एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज की जज कुमकुम चड्ढा का फैसला आज के मुकदमे पर। वक्त है आपकी अदालत में आज की जज हिंदुस्तान टाइम्स की सीनियर जर्नलिस्ट कुमकुम चड्ढा के फैसले का। ओवैसी जी अपनी कौम की एक बुलंद आवाज़ है और जब वो बोलते हैं तो सब सुनते हैं। एवरीवन लिसन्स व्हेन ओवैसी जी स्पीक्स। उनकी बातें दिलचस्प हैं और उनकी बातों में अग्रेशन और एक फायरी एलिमेंट है और ये उनकी पर्सनालिटी है, तो अग्रेशन को उनसे अलग नहीं किया जा सकता। इट इज़ लाइक सेग्रीगेटिंग फायर फ्रॉम वुड और taking away the trees from the forest, so to speak. Rajat Sharma is razor sharp. He's of course a colleague and बेबाक है और बुलंद है। इसलिए आज का जो तकरार थी या जो ये मुकाबला था, एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे था एंड इट वाज एट द सेम लेवल। सो फैसला करना थोड़ा मुश्किल है, बट ओवैसी जी ने हर चीज़ का, हर प्रश्न का मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो अदालत उनको ये हिदायत देते हुए कि अपनी भाषा पर थोड़ा संयम रखे, बाइज्जत बरी करती है। इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि असदुद्दीन ओवैसी इसी तरह से लोगों की सेवा करते रहेंगे, पब्लिक लाइफ में जो ज़रूरी मुद्दे हैं उनको उठाते रहेंगे और बुलंदियों पर पहुंचेंगे। आज का मुकदमा यहीं ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।